नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। हर बार की तरह उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और टॉपिक है सेक्शन 8 कंपनी। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि सर ये सेक्शन 8 कंपनी क्या है, क्या ये एनजीओ की कैटेगरी में आती है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि हमें सेक्शन 8 कंपनी की कम इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। हम जानते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट के बारे में, लेकिन जब एनजीओ की बारी आती है तो सेक्शन 8 कंपनी में हमारी कम इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो पूरी तरह से सेक्शन 8 कंपनी के बारे में है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एनजीओ की 3 कैटेगरी होती हैं, और 3 कैटेगरी में से सबसे पहले सोसाइटी, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। तो आज ये सेक्शन 8 जो कंपनी है ये भी एनजीओ की एक कैटेगरी है। दोस्तों, कितनी बार तो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं एंड आई विल बी सरप्राइज कि इस तरह के क्वेश्चन सुन के कि स्कूल आप रन कर रहे हैं, और मैंने बताया था कि स्कूल जो रन होता है वो किसी एनजीओ में ही हो सकता है, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी में। और लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हम ना एक स्कूल चला रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है और हमें एक एनजीओ फॉर्म करानी है। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ, स्कूल तो सोसाइटी या ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी में बन रहा होगा। कहते हैं सर सोसाइटी में चल रहा है लेकिन हमें एनजीओ फॉर्म करानी है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन क्यों क्रिएट होते हैं दोस्तों, क्योंकि एनजीओ की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होती। तो दोस्तों, एनजीओ की 3 कैटेगरी होती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि एनजीओ की 3 कैटेगरी है, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी भी एक कैटेगरी है। इसका मतलब अगर आप कोई भी स्कूल, कोई भी सोशल एक्टिविटी आप सेक्शन 8 में कर रहे हैं तो भी आप ये कहेंगे कि आप एक एनजीओ को रन कर रहे हैं। तो ये एक कैटेगरी है एनजीओ की। सेक्शन 8 कंपनी जो है एक कैटेगरी है एनजीओ की। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो मैं सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम ये सिलेक्शन करते हैं, ट्रस्ट कैसे बनाएं, ट्रस्ट की क्या मेरिट डिमेरिट है, किन सिचुएशन में ट्रस्ट बनती है, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी की मेरिट डिमेरिट क्या है और वो किन सिचुएशन में बनती है, और सेक्शन 8 कंपनी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी की डिमेरिट मेरिट क्या है और किन सिचुएशन में सेक्शन 8 कंपनी बनती है। जब भी आप नई एनजीओ ओपन करते हैं तो इसके बारे में ज़रूर आपको ये देखना चाहिए, ये एनालिसिस करना चाहिए, चाहे तो खुद करें चाहे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, लेकिन तभी आप डिसीजन लें। दोस्तों, इन तीनों में से सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं, और इसमें जहां तक लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात है तो मैं आपको बताऊं, जो लीगल फॉर्मेलिटी ट्रस्ट में है और जो लीगल फॉर्मेलिटी सोसाइटी में है, उन दोनों का कम्बिनेशन लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो सेक्शन 8 कंपनी में डाला हुआ है। कुछ पॉइंट ट्रस्ट के लिए हुए हैं, कुछ पॉइंट सोसाइटी के लिए हुए हैं, और दोनों को कंबाइन करके जब आप लीगल फॉर्मेलिटी सेक्शन 8 कंपनी की देखेंगे तो दोनों का कम्बिनेशन मिलेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एनजीओ की 3 कैटेगरी है, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि जो सेक्शन 8 कंपनी का कंट्रोल होता है, सुपरवाइज होता है ना, लो अप्लीकेबल होते हैं, वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 और उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। उसके अंतर जो इसके बारे में लिखा है, हमें वो रूल एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो कंट्रोल होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये इसका कंट्रोल होता है। ठीक है। और अब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हमें सेक्शन 8 कंपनी खोलनी चाहिए। तो जब भी मैंने प्रीवियसली एडवाइस किया, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लाइंट है और किस तरह के पार्टिसिपेंट हैं और किस तरह के आपको वर्किंग करनी है। हालांकि डिपेंड तो उस पर होता है, फिर भी सेक्शन 8 कंपनी का लोग ये कहते हैं कि भाई इसके बेनिफिट है या नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस के हिसाब से मैं सेक्शन 8 कंपनी को बहुत कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें लीगल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और भी कुछ फैक्टर हैं, लेकिन जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर आप सेक्शन 8 को कम प्रेफर करते हैं, तो क्या सेक्शन 8 को के बेनिफिट तो कुछ तो होंगे। तो दोस्तों, सेक्शन 8 के बिल्कुल बेनिफिट है। नंबर 1 गुडविल, मैं आपको एज ए कंक्लूजन बता रहा हूँ, और दूसरा इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन। सेक्शन 8 कंपनी में दोस्तों क्या होता है, जो इसका जो बेनिफिट है वो इसीलिए है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जब आप ये रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप नेट पे ये चेक कर सकते हैं आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, क्या उन्होंने कंप्लाइंसेस पूरी करी हैं या नहीं करी हैं। तो ये सारा का सारा इतना ट्रांसपेरेंसी होता है कि आपकी एक तो गुडविल अच्छी हो जाती है, और एक ट्रांसपेरेंसी के होते हुए आप में इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाता है।
अब इसकी लिमिटेशन क्या है दोस्तों? इसकी दो मेन लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं इसे कभी भी प्रेफर नहीं करता था। हालांकि डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या आप अपना मैनेजमेंट चाहते नहीं चाहते, अपने हाथ में मैनेजमेंट चाहते नहीं चाहते, या आप इंटरनेशनल वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड है। लेकिन एज ए लिमिटेशन अगर मैं बात करूं तो वो दो लिमिटेशन है, एक तो इसमें हैवी पेनल्टीज़ हैं और दूसरा ट्रांसपेरेंसी और लीगल कंप्लाइंसेस ज़्यादा हैं एज कंपेरिजन टू सोसाइटी एंड ट्रस्ट। तो दोस्तों अब इसका पर्पज़ क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी हम किस किस पर्पज़ के लिए खोल सकते हैं, किस किस पर्पज़ के लिए हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रमोशन ऑफ आर्ट, जो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई आर्ट को प्रमोशन करना चाहते हैं, कॉमर्स का प्रमोशन करना चाहते हैं, आर्ट साइंस स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना चाहते हैं, एजुकेशन रिसर्च सोशल वर्क के लिए करना चाहते हैं, रिलीजियस एंड चैरिटी के लिए काम करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, और एनी सच अदर ऑब्जेक्टिव यानी कि कुछ इस तरह का जो सोशल वेलफेयर का हो, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि दो चीज़ होती है, एक होती है थियोरटिकल, एक होती है प्रैक्टिकल। जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको ये टिक करना होता है कि आप कौन सी कॉलम में एक्टिविटी करेंगे। उसके कोड दिए हुए हैं कंपनी ने, सोशल एक्टिविटी का ये है, एजुकेशन का ये है, ऐसे 4-5 कोड दिए हुए हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं और जो आपने कोड सेलेक्ट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बड़े ध्यान से करना। मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी हैं। आप काम कर रहे हैं एजुकेशन का और कोड सेलेक्ट करा हुआ है दूसरा, तो कंपनी रजिस्टर्ड भी हो जाती है, लेकिन आपने अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, ये गवर्नमेंट को ये नहीं बता, मतलब मिसमैचिंग आ जाएगी, कंपनी तो रजिस्टर्ड हो जाएगी लेकिन आप करना कुछ चाहते हैं और कोड में कुछ और लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना अच्छी तरह से। जो पॉइंट मेरे मन में था आपको बताने के लिए, आपके लिए जो यूज़फुल हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात दोस्तों, जब हम ये कंपनी बनाएंगे तो क्वेश्चन आता है कितने लोग होने चाहिए, तो मिनिमम 2% से ये बन जाता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, दिस द कम्बिनेशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, मतलब वहाँ से कुछ मिक्सचर है दोनों का। तो अब जैसे मैंने कहा कि भाई कंपनी बनाने के लिए 2 व्यक्ति होने ज़रूरी हैं, तो वो ये कहाँ से प्रोविज़न है, ये ट्रस्ट का प्रोविज़न में, ट्रस्ट में भी 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं, है ना दोस्तों। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्शन 8 कंपनी का वो है नेम अप्रूवल। दोस्तों नॉर्मली नेम अप्रूवल करते हुए आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब हम नाम अप्लाई करने के लिए फार्म देते हैं, क्योंकि इस केस में, कंपनी के केस में, हमें नाम पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें नाम जब अप्लाई करेंगे तो कोई सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए, कोई किसी का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए नाम का, कोई इनडायरेक्टली बेनिफिट ना ले। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक सेक्शन 8 कंपनी बना रहा हूँ और मैंने लिख दिया रिलायंस वेलफेयर फाउंडेशन, तो रिलायंस मेरा नहीं है। तो इट्स वेरी टिपिकल कि गवर्नमेंट आपको ये नाम दे दे। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज लगा रहे हैं, बैंक का नाम लगा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम लगा रहे हैं, तो आपको नाम नहीं मिलेगा। तो नाम अप्रूवल करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम बिल्कुल अपना नाम हो, यूनिक नाम हो और जनरलाइज नाम ना हो, अदरवाइज आपका नाम डिसअप्रूव हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा। तो नाम अप्रूव करना इस केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब हम सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं तो जो बेनिफिट हमें ट्रस्ट में मिले हुए हैं, जो बेनिफिट हमें सोसाइटी में मिले हुए हैं, जैसे 12A का रजिस्ट्रेशन, ATG का रजिस्ट्रेशन, FCRA का रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, MSME का रजिस्ट्रेशन एंड अदर, वो सेक्शन 8 कंपनी में सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है और सोसाइटी और ट्रस्ट में है, ऐसा नहीं है। सारे सेम बेनिफिट है जो सोसाइटी एंड ट्रस्ट में है। क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, क्या फॉरेनर एक मेंबर हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी में? तो दोस्तों थियोरटिकल बिल्कुल हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि जब सेक्शन 8 कंपनी कोई PSU बनाता है या फॉरेन कंपनी बनाती है, तो उसका पर्पज़ ये होता है कंपनी बनाने का कि वो बाहर से फंडिंग ले और अपनी सब्सिडरी से या अपनी कंपनी से फंडिंग ले। तो यहाँ पे जब आप कंपनी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब आप वो फंडिंग लेंगे, फॉरेनर अगर आपका मेंबर है और उस फॉरेनर से आप कोई फंडिंग ले रहे हैं, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, तो वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब उसका क्या सोल्यूशन है क्या नहीं है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं FCRA पे वीडियो नहीं बना रहा बल्कि सेक्शन 8 कंपनी पे बना रहा हूँ। तो फॉरेनर एज ए मेंबर आपके हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जब हम कंपनी बना लेंगे तो आपको गवर्निंग बॉडी, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, जो मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम आप रख लीजिएगा, लेकिन मिनिमम 2 है। आपको साल में 4 मीटिंग, हर 3 महीने पे 1 मीटिंग करनी ज़रूरी होती है, उसकी मिनट्स रखनी ज़रूरी होती हैं, आपने क्या डिसीजन लिया उसे रिटर्न में रखना होता है। अगर कंपनी का केस में आपको 4 गवर्निंग बॉडी करनी है।
एक दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के केस में एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, साल में कम से कम एक जनरल मीटिंग होना ज़रूरी है। ये मैंने आपको सोसाइटी में बताया था कि सोसाइटी में भी यही फॉर्मेलिटी है कि गवर्निंग बॉडी की 4 मीटिंग और जनरल बॉडी की 1 मीटिंग होनी ज़रूरी है, जिसका आप अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे और मिनट्स बुक रखेंगे और क्या डिसीजन हुआ, कौन प्रेजेंट हुए, कौन अब्सेंट हुआ, प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। ऐसे करके आपको एक जनरल बॉडी मीटिंग करी जाती है। दोस्तों, मैं अगर एज ए कंक्लूज़न कहूँ कि क्या सेक्शन 8 कंपनी किन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी, तो दोस्तों अगर आप सेक्शन 8 कंपनी जो उन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहते हैं जो मैंने अभी फर्स्ट पीपीटी में आपको बताए हैं, अगर आप फाइनली सीएसआर बेस कंपनी है यानी कि सीएसआर लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना चाहते हैं, अगर आप पीएसयू हैं, बड़े लेवल पे हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती है और आपके पास काफ़ी प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, तो आप सेक्शन 8 कंपनी में वर्क कर सकते हैं पर्सनली एडवाइस के हिसाब से। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है सोसाइटी ट्रस्ट का भी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सेक्शन 8 कंपनी पे। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यूज़फुल लगे तभी मैं इस पर अपडेशन नई नई इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। अगर आपको भी अच्छी लगती है मेरी इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।